हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई नई नोटिफिकेशन आए और कक्षा का वीडियो आपको समय पे मिल जाए। हम जिस नई वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वह है सीआरपीएफ के अंतर्गत, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें देखेंगे फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है 20 जुलाई से। इसका अंतिम दिवस है 31 अगस्त को। जबकि रिटर्न एग्ज़ाम की बात करेंगे तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा 20 दिसंबर 2020 को। तो आइए देखते हैं भर्ती की प्रक्रिया, पोस्ट, योग्यता, वेतनमान और सिलेबस के बारे में। तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वह नाम से हुआ है पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 के नाम से, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसियों की संख्या अलग अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें है डायटीशियन, जिसके लिए है एक पोस्ट जो अनरिजर्व है। इसकी वेतनमान की बात करेंगे तो 7वां वेतनमान लागू है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपके पास बीएससी होना चाहिए होम साइंस पे या होम इकोनॉमिक्स पे। इसके अलावा न्यूट्रिशन का भी कोर्स होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट मतलब स्टेट या सेंट्रल लेवल के कॉलेज से। इसके अलावा डिप्लोमा, जिसमें डायटीटिक्स का होगा। मास्टर डिग्री होना चाहिए होम साइंस पे, चाहे फूड हो या न्यूट्रिशन हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से, चाहे सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपकी उम्र होना चाहिए 30 वर्ष से कम। अब देखते हैं सब इंस्पेक्टर, जिसमें है स्टाफ नर्स, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 81 पोस्ट। अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट अलग अलग है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे, आपको पूरी जानकारी का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। इसका वेतनमान देखेंगे तो इसके लिए 6वां वेतनमान लागू है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 12th पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से चलेगा, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। दूसरा देखेंगे कि हाफ ईयरली कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा, जिसमें नर्सिंग होगा। तीसरा देखेंगे कि कोई भी नर्स और नर्स के लिए मिडवाइफ विथ नर्सिंग काउंसलिंग के लिए होना चाहिए। इसमें भी एज लिमिट देखेंगे तो 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर, जिसमें है रेडियोग्राफर के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट है 4। इसमें भी 6वां वेतनमान लागू है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो किसी भी स्टेट से आपको 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर्स का रेडियो डायग्नोसिस का। इसमें भी एज लिमिट है 30 वर्ष से कम आयु के लिए। इसके बाद देखेंगे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए टोटल 35 पोस्ट, जिसके लिए है 5वां वेतनमान लागू है। इसमें भी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होनी चाहिए। 2 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी की। इसके अलावा देखेंगे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 25 वर्ष। कब की स्थिति में? तो 31 अगस्त 2020 की स्थिति में। फिर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, जिसमें है फिजियोथेरेपिस्ट का, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 2, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 5। जिसमें देखेंगे इसके लिए लेवल है वेतनमान 5वां लेवल लागू है। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। इसके अलावा 3 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी का। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें है डेंटल टेक्नीशियन का, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 4।
कौन सा वेतनमान लागू है? तो 5वां वेतनमान लागू है। तो किसी भी आपको बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन साइंस के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए डेंटल हाइजिस्ट कोर्स का। एज लिमिट की बात करें तो वही है 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, जिसमें है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 64। कौन सा वेतनमान लागू है? तो 5वां वेतनमान लागू है। आपके पास मैट्रिकुलेशन का साइंस के साथ डिग्री होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी का किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है, जिसमें है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन का, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 1, जो है अनरिजर्व, जिसमें 5वां वेतनमान लागू है। इसके लिए भी वही आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन साइंस के साथ। इसके अलावा सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का टेक्नोलॉजी के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूट से चलेगा, जिसके लिए एज लिमिट है 20 से 25 वर्ष के लिए। अब देखेंगे अंतिम जो पोस्ट है उसके बारे में। अगला पोस्ट है हेड कांस्टेबल के लिए, जिसमें अलग अलग है, फिजियोथेरेपी है, असिस्टेंस है, नर्सिंग है, मेडिक है, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 88, जिसमें 4वां वेतनमान लागू है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, जिसमें 12th पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सा? तो फिजियोथेरेपी का। इसके अलावा 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल से या इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट देखेंगे तो 18 से 25 वर्ष है। इसके बाद अगला है हेड कांस्टेबल का, जिसके लिए है टोटल 3 पोस्ट, जो है एनएम जो किए रहते हैं मिडवाइफ वाले के लिए, जिसमें 4वां वेतनमान लागू है। क्वालिफिकेशन इसमें भी वही है 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए नर्स का। इसके अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट भी वही है 18 से 25 वर्ष। कब की स्थिति में? तो 31 अगस्त 2020 की स्थिति में। अगला है हेड कांस्टेबल का, जिसमें है डायलिसिस टेक्नीशियन का, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 8, जिसमें 4वां वेतनमान लागू है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। 2 ईयर्स की डिप्लोमा होनी चाहिए डायलिसिस टेक्निक्स का। इसके अलावा 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में। एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष। अगला है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट्स का, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 84। वेतनमान की बात करें तो 4वां वेतनमान लागू है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन साइंस होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन। इसके अलावा 2 ईयर्स की कोर्स होनी चाहिए रेडियोग्राफी का, और एज लिमिट देखेंगे तो 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसके बाद है हेड कांस्टेबल का, जिसमें है लेबोरेटरी असिस्टेंट्स का, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 5, जिसमें देखेंगे 4वां वेतनमान लागू है। इसमें भी वही डिग्री चलेगा मैट्रिकुलेशन विथ साइंस वाला किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का। अगला देखेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में, तो 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन का, जिसके लिए केवल एक ही पोस्ट है जो अनरिजर्व है, जिसके लिए भी 4वां वेतनमान लागू है।
इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए आपका, और किसी भी स्टेट से हो चलेगा या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। तो आपके पास कौन सा होना चाहिए? डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। एज लिमिट की बात करेंगे तो 20 से 25 वर्ष है। अगला है हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड का, जिसके लिए अनरिजर्व में टोटल 3 पोस्ट है, जिसके लिए भी चौथा वेतनमान लागू है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फूड एंड बेवरेज सर्विस का। एज लिमिट देखेंगे तो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला है कांस्टेबल के लिए, जिसमें है टोटल 4 पद, जिसमें तीसरा वेतनमान लागू है। इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन का पास होनी चाहिए। इसके अलावा 2 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी होटल से या रेस्टोरेंट्स में काम करने की। एज लिमिट देखेंगे तो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला है कांस्टेबल कुक के लिए, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 116। वेतनमान देखेंगे तो इसमें तीसरा वेतनमान लागू है। आपके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री होनी चाहिए, और एज लिमिट देखेंगे तो आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष के बीच। अगला है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए, जिसमें टोटल 121 पद लागू है। वेतनमान देखेंगे तो तीसरा वेतनमान, इसमें भी वही मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज ये सभी आनी चाहिए, और आप मेडिकली फिट होनी चाहिए। किसके लिए? सफाई कर्मचारी के लिए। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 23 वर्ष। अगला है कांस्टेबल धोबी या वाशरमैन के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट है 5। वेतनमान देखेंगे तो इसमें भी तीसरा वेतनमान लागू है। डिग्री की बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकली फिट होनी चाहिए। आयु की बात करें तो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला है कांस्टेबल डब्ल्यूसी के लिए, जिसके लिए टोटल 3 पद है जो अनरिजर्व है। कौन सा वेतनमान लागू है? तो इसमें भी तीसरा वेतनमान लागू है। इसका क्वालिफिकेशन की बात देखेंगे तो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा देखेंगे कि फिजिकली और मेडिकली फिट होनी चाहिए जनरल ड्यूटी के लिए, जिसमें एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष। इसके बाद है कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए, जिसके लिए केवल एक ही पद है, जिसके लिए तीसरा वेतनमान लागू है, जिसमें मैट्रिकुलेशन पास होनी अनिवार्यता है। इसके अलावा देखेंगे कि मेडिकली फिट होनी चाहिए। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 23 वर्ष के बीच। अगला देखेंगे वेटरनरी का, जिसमें हेड कांस्टेबल का है टोटल 3 पद जो अनरिजर्व है। इसमें भी चौथा वेतनमान लागू है। आपके पास 12th पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट बैकग्राउंड से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड कोई से भी कॉलेज से चलेगा। फिर देखेंगे इसमें डिग्री भी होनी चाहिए मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का। किसका? तो वेटनरी का। आयु लिमिट की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला है हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन का, जिसके लिए चौथा वेतनमान लागू है। पद की बात करें तो इसके लिए एक ही पद है जो अनरिजर्व है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 12th पास होनी चाहिए किसी साइंस बैकग्राउंड से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। 2 इयर्स की डिप्लोमा होनी चाहिए वेटनरी लैब टेक्नीशियन का। इसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी लैब में या फील्ड में काम करने का।
आयु लिमिट की बात करें तो इसकी भी है 18 से 25 वर्ष के बीच। कब की स्थिति में? तो 31 अगस्त 2020 की स्थिति में। अगला है हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर का, जिसके लिए टोटल पद है एक, जो अनरिजर्व है, जिसमें चौथा वेतनमान लागू है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 12वीं पास होनी चाहिए साइंस बैकग्राउंड से। इसके अलावा देखेंगे डिग्री, जिसमें प्रोग्राम्स की होनी चाहिए वेटनरी, रेडियोग्राफी या रिकॉग्नाइज्ड, ये दोनों में से कोई एक। जिसमें देखेंगे 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए रेडियोग्राफर के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से या इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट देखेंगे तो इसकी भी आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष के बीच 31 अगस्त 2020 की स्थिति में। तो ये थे जो वैकेंसी के बारे में। ये बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। अब देखते हैं आपकी फिजिकली के बारे में कि आपका फिजिकल कैसे होना चाहिए। तो जो अनरिजर्व हैं SC OBC हैं, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल कैंडिडेट का होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो अनरिजर्व SC और OBC मेल के लिए होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और फीमेल का है नॉट एप्लीकेबल, इसमें उल्लेखित नहीं किया गया है। जिसमें मेल कैंडिडेट हैं उनका चेस्ट मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। ये तो थे हाइट के बारे में। अब देखते हैं ST का क्या उल्लेख है। तो ST में हाइट मेल कैंडिडेट का होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल का होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो जनजाति क्षेत्र हैं उनमें मेल के लिए है 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट फॉलोइंग द कैटेगराइज ऑफ, जो अलग अलग स्थान दिए हैं उसके क्षेत्र के मेल और फीमेल के बारे में। ये तो थी हाइट के बारे में। अब देखते हैं इनके चेस्ट कैसा होना चाहिए ST क्षेत्र में। तो मेल कैंडिडेट का होना चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर, जबकि जो जनजाति क्षेत्र में नाम उल्लेखित है उनका होना चाहिए 78 से 83 सेंटीमीटर, जिनमें फीमेल कैंडिडेट का उल्लेख नहीं किया गया है। ये तो था फिजिकली आपको जो होना चाहिए वेट और चेस्ट के बारे में। अब देखते हैं जो आगे की प्रोसेस होगी वह क्या होगी। तो जो रेस होगा 1 मील का, उसको आपको 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट को, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसके बाद है लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो लॉन्ग जंप होनी चाहिए 10 फीट मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा, और हाइट जंप होना चाहिए 3 फीट, जिसके लिए भी 3 चांस दिया जाएगा। इसी क्रम में देखेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप होगा 6 फीट, आपको भी 3 चांस दिया जाएगा, और ऊंची कूद होगी 2.5 फीट, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगला है फिजिकली स्टैंडर्ड्स। तो जो हाइट है वह 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसका हम देख चुके हैं। चेस्ट के बारे में भी देख चुके हैं, हाइट के बारे में उल्लेख कर चुके हैं। आगे देखते हैं ये कि आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो 9 जगह है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पलियामपुरम। ये तो थे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। एग्ज़ाम फीस देखेंगे तो 200 रुपये है। इसके अलावा 100 रुपये है। तो किनका 100 रुपये है, किनका 200 रुपये है, आइए देखते हैं कि जो मेल कैंडिडेट हैं उसमें 200 रुपये है। किसके लिए? ओनली फॉर ग्रुप्स बी के लिए। उसके बाद जो 100 रुपये है वह है ओनली फॉर ग्रुप सी के लिए।
ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये है 200 रुपये और ये 100 रुपये। आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर एंड बैंक ड्रॉप से राशि को ट्रांसफ़र करना है। तो देखते हैं कि अप्लाई कैसे करनी है। तो आपको फॉर्म मिल जाएगा इस पीडीएफ के माध्यम से, आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे। प्रारंभ हो गई है 20 जुलाई से, इसका देख चुके हैं। क्लोजिंग है 31 अगस्त 2020 को। तो आपको 31 अगस्त 2020 से पहले जो स्थान दी गई है वहाँ आपको पोस्ट करनी है। तो आप पीडीएफ में हमसे फॉर्म ले सकते हैं, जिसमें इसी पीडीएफ में फॉर्म को भी उल्लेखित किया गया है। जब आपका फिजिकल हो जाएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद होगा आपका स्टेज 2 में रिटन एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाइड जो पीईटी पास कर लेंगे उनके लिए रिटन एग्ज़ाम है, जिसमें देखेंगे कि पेपर जो होगा 100 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको टोटल 2 घंटे की समय दी जाएगी। तो पार्ट 1 में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस होगा 10 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगी 15 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी कंप्रेशन होगा 15 क्वेश्चन। तो ये हुआ पार्ट 1 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। पार्ट 2 है जिसमें देखेंगे कि इसकी जो स्टैंडर्ड होगी वह होगी 10th और 12th के बीच की। पेपर 2 में है कंसीडर प्रोफेशनल ट्रेड के लिए, जिसमें है मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्ज़ाम फॉर ऑल पोस्टेज। आपको मिनिमम अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं मिनिमम अंक कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है। तो जो पोस्ट है INSP, SI, ASI, HC, तो इसमें अनरिजर्व के लिए 50% से ऊपर होनी चाहिए टोटल मार्क्स की, जबकि SC, ST, OBC कैंडिडेट का 45 से ऊपर परसेंट बननी चाहिए इनके हिसाब से रिटन एग्ज़ाम के अनुसार। कांस्टेबल पद के लिए देखेंगे तो अनरिजर्व वालों का 45 से ऊपर होनी चाहिए, जबकि SC, ST, OBC कैंडिडेट का 40% से ऊपर रिटन एग्ज़ाम में मार्क्स होनी चाहिए। आप अपना चॉइस कर सकते हैं एग्ज़ाम का, हिंदी या इंग्लिश। ये तो थे एग्ज़ाम प्रक्रिया के बारे में, जहां आपको ना मोबाइल ले जाना है, ना फ़ोन, ना कैलकुलेटर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग नहीं करना है। तो ये सभी थे इनके पोस्ट के बारे में, जो मार्क्स दिए हैं उसके बारे में। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ये रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपका अंतिम में होगा मेडिकल एग्ज़ाम, उसके बाद आपकी लिस्ट जारी होगी जो विभिन्न पद के लिए उल्लेखित किए गए हैं, जिसके लिए आप फॉर्म भरते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।